नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था। मुझे थोड़ी दांतों में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। काफ़ी दिन हो गए और बाकी दो चार काम भी थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में एक नए चैप्टर के साथ। अपने BTME इग्नू का जो है हमारा BTS कोर्स जो है उसका BTME 141 जो हम लोगों का कोर्स है उसका चौथा यूनिट हम लोगों ने अप टू ट्रेन ट्रैवल तक पढ़ लिया था। अब जो चौथा यूनिट है उसका वो है एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवाई यात्रा। तो उसके ऑब्जेक्टिव जो भी दिए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया की कब स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था ये हवाई यात्रा कब से चालू हुई थी, रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म प्रमोशन की हवाई यात्रा का टूरिज्म के प्रमोशन में या टूरिज्म को आगे ले जाने में क्या उसका रहता है, काम क्या रहता है, उसकी मदद क्या रहती है, रेगुलेशंस इन एयर ट्रैवल की, उसमें नियम और कानून क्या क्या हैं एयर ट्रैवल में, जो हमें शायद आम इंसानों को, शायद हम तो ट्रैवल कर लेते हैं कभी कभार तो, लेकिन हमको कुछ नियम है जो एज ए ट्रैवल एजेंट हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या नियम है। फ्रीडम्स ऑफ द एयर की हवा में आसमानी यात्रा में कुछ छूट दी जाती है, क्या क्या छूट है, किस तरीके की, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। ओपन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी यानी अगर हम मतलब लिटरल उसके मीनिंग में जाएं तो फिर हो गया कि ओपन स्काई यानी खुला आसमान। तो खुला आसमान ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब है कि कौन से देश ने किस देश को किस नियम के आधार पर अपने आसमान की छूट दी हुई है कि वो आराम से वहाँ से उड़ के दूसरी जगह जा सके या वहाँ उतर के कहीं दूसरी, मतलब कि आपने अपने स्काई को ओपन कर दिया, आपने अपने हवाई यात्रा की जगह को ओपन कर दिया। उसके बाद जो संस्थाएं हैं ICAO, DGCA, AAI, तो ये हमारी जो हवाई जो संगठन है, हवाई यात्रा की संगठन है, उनके कुछ नाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और केस स्टडी ऑफ एयर इंडिया का एक केस स्टडी है वो पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो खास जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं, जो हवाई यात्रा की जो एयरलाइंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यही है। शुरू करते हैं दोस्तों फिर। अच्छा, इंट्रोडक्शन पहला जो है उन लोगों का हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज। तो टूरिज्म जो है, जो हमारा जो पर्यटन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन वो एक की कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक तथ्य है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबको पता है। एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। और वो जो यातायात के साधन हैं उनकी क्वालिटी, उनका जो लेवल है, वो कितने अच्छे या कितने बुरे हैं जिसे कहते हैं हम लोग, उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे ट्रैवल कितना फलेगा और फूलेगा। यानी अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उनका जो प्रकार है वो अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपका तो ट्रैवल चलने, सीधी सी बात, अगर आप एक टूटी फूटी सी बस भेज दें किसी ट्रैवल तो जो टूरिज़्म वाले जो होते हैं वो किसी टूरिस्ट के लिए अगर टूटी फूटी बस भेज दें और बस बीच में बार बार ख़राब हो जाए तो आपका ट्रैवल बिजनेस तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सेम वही उनका कहना है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग की जो ट्रैवल जो करने की जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी हो जाए तो फिर तो आप आराम से ट्रैवल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। A tourist always prefers to travel to a destination that is easily accessible। अच्छा, टूरिस्ट जो होता है, एक पर्यटक जो होता है, वो ऐसी जगहों को चुनता है, डेस्टिनेशन को, जहाँ पे वो आसानी से अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो लोग पहाड़ों पे चढ़ना पसंद करते हैं, वो बहुत लिमिटेड, ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं जो छुट्टियाँ मनाने के शौकीन होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पे मैं बहुत आसानी से पहुँच सकूँ। इनफैक्ट अगर कोई बंदा एवरेस्ट पे चढ़ता भी है तो वो भी उसी रूट से जाता है कि जहाँ से बाकी लोग गए, ताकि उसे चढ़ने में आसानी हो। सिंपल सी बात। टूरिस्ट चूज अ कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट मस्ट बी सेफ एंड सिक्योर फॉर देयर मूवमेंट। अब पर्यटक जो है, जो टूरिस्ट है, वो ऐसी अपनी यात्रा, ऐसा अपना यात्रा का साधन ढूंढता है जो कि कंफर्टेबल हो, जो कि आरामदायक हो और कन्वीनियंट मोड हो, जो कि आसानी से पहुंचा सके उसके डेस्टिनेशन तक। टूरिस्ट ऑल्सो टेक टाइम एंड कॉस्ट एज डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर देयर सिलेक्शन ऑफ द मोड ऑफ ट्रैवल। अब एक टूरिस्ट जब ट्रैवल करता है, एक पर्यटक जब यात्रा करता है अपनी, तो वो इस चीज़ पे भी ध्यान रखता है, सिर्फ और सिर्फ यातायात के साधन पे ही ध्यान नहीं रखता है, वो ये भी देखता है कि उस यातायात के साधन में वक्त कितना लगता है
और पैसा कितना लगता है। तो जिसमें कम पैसा लगे उससे जाएगा, जिसमें कम वक्त लगे उससे जाएगा। इससे क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा और आनंद उठा सकता है किसी भी ट्रैवल का या किसी डेस्टिनेशन का। The complexity of political boundaries among the countries is an added challenge that the transport industry primarily and often faces while offering suitable means of transport to tourists as per their requirement. अब भैया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली ये चीज़ है कि हर देश बटा हुआ है, हर देश में कुछ पॉलिटिकल, कुछ राजनीतिक बाधाएं हैं, कुछ राजनीतिक नियम हैं, कुछ राजनीतिक आपके बॉर्डर लाइन्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिनसे बाहर आप जा नहीं सकते। अभी आपको अगर मैं बोल दूं कि आप सीधे पहुंच जाइए भाई साहब पाकिस्तान, आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि बंधे हुए हैं दो देश, उनके देश में अलग नियम लागू हैं, हमारे देश में अलग नियम लागू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, झगड़े हैं, ये तो नहीं हो सकता। ये हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ने में बहुत बड़ी एक दिक्कत लेकर आती है, पेश करती है ये जो बातें हैं। इससे क्या होता है कि मतलब एक सूटेबल, समझ लीजिए कि एक एरोप्लेन अगर अब सिंपल सी बात है, एक पाकिस्तानी एरोप्लेन इंडिया में तो अब आ नहीं सकता। जब पहले आते थे अब नहीं आ सकते, क्योंकि सब रोक लगा दी गई है। तो ये चीज़ें क्या होता है, आपके टूरिज्म पे असर डालती है। ये टूरिज्म इंडिया का भी इससे नुकसान हुआ, शायद छोटा हुआ, और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ कि इंडिया का कोई बंदा वहाँ जा नहीं सकता, है ना। Despite this, air travel has become an attractive option for tourists due to its speed, range, comfort and status that it holds. इन सब चीज़ों के बावजूद भी हवाई यात्रा जो है, एयर ट्रैवल, जो एरोप्लेन से जो यात्रा होती है, वो हर पर्यटक के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, एक आकर्षक जरिया है उसके जाने का। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड है। आप जो ट्रेन से 24 घंटे पहुंचते हो, 28 घंटे में 30 घंटे पहुंचते हो। सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ कलकत्ते से अगर आप बॉम्बे जाते हैं तो आप जिन भी ट्रेनों में जाएँ 28 घंटे 32 घंटे ऐसा लगता है, फ्लाइट में जाएँ 2 घंटा 10 मिनट लगता है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। रेंज, बहुत सारा रेंज है इनका कि आप कम पैसे में भी जा सकते हो फ्लाइट में, ज़्यादा पैसे में भी जा सकते हो। कंफर्ट तो वाकई में है, क्योंकि भाई आराम से आप अपनी सीट पे बैठे 2 घंटे पहुंच गए एकदम, खाना वगैरह सब मिल जाता है वहाँ पे। और स्टेटस, एक बात होती है कि भैया हम भी जब लोगों को बोलते फिरते थे कि पहली बार चढ़े फ्लाइट में तो भाई अरे भैया अपन फ्लाइट में जाना है, तो कुछ दोस्त बोलते थे जो नहीं चढ़े हैं, बदकिस्मती से नहीं हर किसी को मौका मिल पाता, हमें मिला ये मौका, तो वो लोग सोचते अरे भाई ये तो बड़ा, मतलब तू तो फ्लाइट वाला बंदा। तो ये जो ये चीज़ें होती है, स्टेटस भी है क्या भैया मैं फ़्लाइट से जाना आना करता हूँ। ये द डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द बलून फर्मेंटेड द आइडिया ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट। जो पहले शुरुआती ज़माने में जो बलून निकला था, जिसमें हवा भर के आदमी, अगर आपको याद हो, ऐसा बलून सा रहता है आसमान में, जिसपे एक बास्केट लगा रहता है, जिसमें आदमी बैठ के उसमें गर्म हवा भर के उड़ जाता है। इसमें हम फानूस जो छोड़ते हैं दिवाली पे, उसी का जो बड़ा स्वरूप है वो है। तो उसने एयर ट्रांसपोर्ट को, इंसान के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट का जो कीड़ा है वो घुसाया। द ब्रेक थ्रू वॉज ब्रॉट बाई राइट ब्रदर्स ऑन December 17, 1903 बाई फ्लाइंग अ किटी हॉक एरोप्लेन। अब सबको मालूम है, आप सबने पढ़ाई की है इस बारे में, सबको पता है कि 2 भाई थे, ओलिवर राइट और विल्बर राइट। उन्होंने सन 1903 में दिसंबर 17 को पहली बार एक किटी हॉक एयरप्लेन उड़ाने की कोशिश की। ये पहली हवाई यात्रा इसे कहा जाता है। बेशक वो सफल ना हो सकी, लेकिन इसे पहली हवाई उड़ान कहा जाता है। जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इसे कहा। After World War II, the aeroplane had a revolutionary impact on tourism for developing the modern era of mass tourism. वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एरोप्लेन का जो रोल है, इस हवाई जहाज़ का जो उसका जो किरदार है, उसने पूरी दुनिया में मास टूरिज्म, जो एक साथ बहुत सारे लोग जाते थे, उसको बहुत ज़्यादा उस पर उसने अपना इन्फ्लुएंस डाला, उसको बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाया मास टूरिज्म को। टुडे एयर ट्रैवल हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर इंटरनेशनल। आज की डेट में एयर ट्रैवल जो है वो दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक यातायात का एक ज़रिया है, यातायात का एक साधन है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, जब आप विदेशों में यात्रा करते हैं उसके लिए। The Indian aviation sector is developing at an accelerating pace due to its policy related to liberalization, privatization and globalization. हमारे भारतवर्ष का जो एविएशन सेक्टर है, यानी हवाई जो सेक्टर है, जो उड़ान यानी हवाई यात्रा का जो भाग है पूरा हमारे भारतवर्ष का,
वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी ये पूरे हवाई यातायात का जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो नियम और कानून हैं, वो बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन, बहुत खुली छूट वाले हैं। सबको बहुत अच्छे से खुली छूट दी जाती है। इसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, जिसमें कि प्राइवेट लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपके साथ अगर एयर इंडिया है तो साथ में इंडिगो भी है, विस्तारा भी है, स्पाइस जेट भी है, तो प्राइवेट लोगों को भी लिया जा रहा है। एंड ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबल लेवल पे भी, पूरी दुनिया के लेवल पे भी लोगों को यहाँ पे आने दिया जा रहा है। दूसरे हवाई जो यातायात के जो दूसरे प्लेन्स हैं, दूसरे कंपनियों हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, जिसकी वजह से हमारा जो ये हवाई यातायात का जो भाग है ये बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। द राइजिंग नंबर ऑफ वर्किंग पीपल, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मिडिल क्लास इंडियन एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी हैव पेस्ड द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। आज नौकरी करने वाले या काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। आप पहले घरों में सिर्फ आम तौर पे होता था कि हस्बैंड्स काम करते थे, आज महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करें। आज एक जन के ऊपर पूरा परिवार नहीं चलता है, आज दो लोग मिलकर ही एक परिवार चलाते हैं, तो दोनों कमाते हैं, इससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। वर्किंग करने वाले, काम करने वाले लोग बढ़े हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मिडिल क्लास इन मध्यवित्त जो था, एक निम्न मध्यवित्त जो परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो था, इनका लिविंग स्टैंडर्ड अब पहले से हाई हो चुका है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आज आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन सबके घर पे आज एसी आ जाता है, सबके घर में एक 4 व्हीलर आ जाता है, सबके घर में एक स्कूटी आ जाती है, एक सोफ़ा आ जाता है, एक महंगी टीवी आ जाती है। क्यों? EMI पे आप ले आते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आज, बेशक ये एक बहुत बड़ा जाल है हम मिडिल क्लास वालों के लिए, इस जाल ने हमें बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इसने ऊपर किया है। हम पहले जितना नहीं सोच सकते थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई 4 व्हीलर खरीद पाऊँगा, बट मैंने खरीदी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई 2 व्हीलर खरीद पाऊँगा, बट मैंने खरीदी। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिविंग स्टैंडर्ड जो हम लोगों का बढ़ चुका है। एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो कनेक्शंस होते हैं, जो जगहों के आपस में जो पहुंचने का जो कनेक्शन है, वो अब बहुत आसान हो चुका है। जो लिंक, जो जुड़ाव है एक दूसरे के साथ में, वो बहुत आसान हो चुका है। इसने क्या किया है कि एयर ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इंडिया में। इमर्जेंस ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया। अब एयर ट्रैवल इन इंडिया जो है, भारतवर्ष में एयर ट्रैवल है, उसके इमर्जेंस के बारे में, कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी, कहाँ से वो निकल कर आया, कैसे उत्पत्ति हुई। देयर आर मैनी ब्रेक थ्रू स्टोरीज रिलेटेड टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमंस इन हिंदू ग्रीक माइथोलॉजी। हमारे हिंदुओं के और ग्रीस के जो पुरानी जो कहानियाँ हैं, आप सबको पता है कि रावण उड़ के आए थे, सीता मैया को लेके गए, तो बीच में जटायु ने रोकने की कोशिश की, तो रावण कैसे लेके गए थे? वो तो अपने विमान पे लेके, तो विमान, हमारी कहानियों में विमान का जो है बखान कब से है, मतलब कितने सालों हो गए पता नहीं, मतलब जनरेशन पे जनरेशन पहले से इन्होंने लिखा हुआ है कि विमान नामक एक चीज़ थी। वो विमान आज बन के तैयार है, हम उसमें बैठ के जाते हैं, बट मतलब तब से बखान हो रहा है इन चीज़ों का, तब से बोला जा रहा है इनके बारे में। इन ग्रीक माइथोलॉजी इकैरस वाज इक्विप्ड विथ विंग्स। एक ग्रीस की जो ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, उसके हिसाब से इकैरस जो था उसके पास पंख थे। तो इन हिंदू माइथोलॉजी द रामायण वी कम अक्रॉस, वही है भाई, सीधी बात जो मैंने अभी कहा कि रामायण में विमानों के बारे में कहा गया है, सच एज पुष्पक विमान, जो पुष्पक विमान के नाम हम सब ने सुना है। एंशियंट टेक्स्ट लाइक विमानिका शास्त्र रिटन बाय महर्षि भरद्वाज इन इंडिया। अब महर्षि भरद्वाज जी ने विमानिका शास्त्र, उस जमाने में आप सोचिए, पता नहीं कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए, तब उन्होंने लिखी थी विमानिका शास्त्र। आज वो सच हो गया, आप सोचिए, मतलब कितने आगे थे ये लोग सोच में हमसे। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बिगैन ऑन 18 फरवरी 1911। जो आधुनिक इतिहास जो है हवाई यात्रा की,
वो चालू हुई थी 18 फरवरी 1911 में। 18 फरवरी 1911 में ये आधुनिक एयर ट्रांसपोर्ट जो हवाई यात्रा जो है इसकी उत्पत्ति चालू हुई थी। द डे ऑन विच एयर ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन बिगेन इन इंडिया। इसी दिन भारतवर्ष में, ये डेट याद रखिएगा भाई साहब, 18 फरवरी 1911, 18 फरवरी 1911, 18 फरवरी 1911। तो 18 फरवरी 1911 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए मैं भी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक हाइलाइटर से मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मुझे भी याद रखने की ज़रूरत है ये। तो ये वो दिन है 18 फरवरी 1911 का, जिस दिन भारतवर्ष में पहली बार हवाई यात्रा, विमान यात्रा चालू हुई थी। द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट वॉज कंसीव्ड बाय द ब्रिटिश कमांडर सर वॉल्टर विंडहैम। विश्व की पहली ऑफिशियल एयरमेल यानी हवाई जो हमारी चिट्ठियाँ, एयरमेल जिसको कहते हैं हम लोग, मेल यानी हो गया हमारा दूत, वायुदूत। जो पहला जो वायुदूत जिसकी सोच या जिसको सोचकर जिसको कंसीव किया गया था, जिसको लोगों के सामने रखा गया था, वो ब्रिटिश कमांडर सर वॉल्टर विडहम ने किया था पहली बार। ही वांटेड टू हेल्प द चैपलेन ऑफ इलाहाबाद होली ट्रिनिटी चर्च हु नीडेड फंड्स फॉर न्यू हॉस्टल। क्या किया था इन्होंने? इलाहाबाद के होली ट्रिनिटी चर्च के जो चैपलेन यानी जो चैपल हेड जो थे वहाँ के, उस चर्च के, उनको पैसों की ज़रूरत थी एक नए हॉस्टल के लिए। उस वक्त इन्होंने ये एयर ट्रांसपोर्ट, उनकी मदद के लिए चिट्ठी हो या तब तो पैसा ऑनलाइन ऐसे जाता नहीं था, आज के ज़माने की तरह पैसा भेजा जाता था। इन्होंने विमान से वो पैसा भेजने की व्यवस्था की थी। एज द ओकेशन ऑफ कुंभ मेला वॉज सेरेमोनियल, कार्ड्स एंड लेटर्स weighing less than an ounce were considered। जो कुंभ मेला और कुंभ मेला वह सेरेमनी, क्योंकि जब कुंभ मेला जो सेरेमनी होती थी कुंभ मेले की, जो कुंभ मेला जहाँ अनुष्ठित होता था, कार्ड्स एंड लेटर्स weighing less than 1 ounce were considered। जो चिट्ठियाँ और कार्ड्स भेजे जाते थे, लेस देन 1 ounce, 1 ounce से कम के भी चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। People took part in large numbers and they collected around 6,000 cards and letters that were addressed to people worldwide। लोगों को पूरी दुनिया में 6,000 से ऊपर चिट्ठियाँ उस वक्त पुष्कर मेले के बारे में भेजी जाती थी। सोचिए उस ज़माने में। A sum of 6 annas was taken as a donation for delivery। 6 आना लिया जाता था। आप सोचिए, अपने 4 आना 6 आना बहुत बड़ी बात है भाई। 50 पैसे से भी कम, 25 पैसा होता था 4 आना और 50 पैसे 8 आना, यानी 6 आने में वो डिलीवरी दी जाती थी उस कार्ड की। ठीक है। एंड द मनी कलेक्टेड वाज यूज्ड टू रेज अ न्यू हॉस्टल बिल्डिंग फॉर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज बॉयज हॉस्टल। अब सोचिए, इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बॉयज़ हॉस्टल के लिए। मतलब किस तरीके से लूटा गया हमारे इंडिया को, इन लोगों ने किस तरीके से लूटा। On 18th February 1911, on Kumbh Mela, Allahabad, an industrial exhibition ground, a French pilot named Henri Piquet flew Humber biplane from Allahabad to Naini Junction, a mere 6 miles away, to deliver the pack। पहली बार 18 फरवरी 1911, जो मैंने डेट बताया, उस दिन कुंभ मेला इलाहाबाद में जो कुंभ मेला होता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ग्राउंड, जो उनका जो ये हमारा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो लगता है, जो हमारा क्या कहते हैं आपको, मेला जो लगता है, एग्जीबिशन ग्राउंड जो है, मेले का जो ग्राउंड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यानी जो कारखानों के बारे में या किसी इस तरीके के जो एग्जीबिशन लगता है, वहाँ पे जो मेला लगता है, उस मैदान से एक फ्रेंच पायलट थे हेनरी पिक्वेट जो थे, उन्होंने एक हम्बर बाईप्लेन की उड़ान भरी थी इलाहाबाद से नैनी जंक्शन के लिए, इलाहाबाद से नैनी के लिए, जो सिर्फ 6 माइल दूरी पर थी। एक पैकेज डिलीवरी के लिए उन्होंने पहली बार ये किया था। ठीक है। द मेल वेयर डिलीवर्ड क्रॉसिंग द रिवर गंगा एट द हाइट ऑफ 120 to 150 फीट। अब सोचिए, आज तो हज़ारों फीट ऊपर से प्लेन जाती है, उन्होंने सिर्फ 120 से 150 फीट ऊपर अपनी उड़ान भरी थी और वो गंगा के ऊपर से गए थे। मतलब उन्होंने गंगा को पार किया था प्लेन में, पहली उड़ान, याद रखिएगा, 18 फरवरी 1911। विद अ स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर, 60 मील प्रति घंटे की स्पीड से वो चले थे। तो उन्होंने वो पहली उड़ान जो भरी थी 60 मील प्रति घंटे की स्पीड पे
120 से 150 फीट की ऊंचाई गंगा को पार कर दी। एंड द टाइम टेकन वाज 13 मिनट्स, और 13 मिनटों में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली थी। ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक चली थी, पहले विश्व युद्ध के कारण से, जो 1914 से 1918 तक चली थी, नथिंग मच हैपेंड बिटवीन 1911 एंड 1919। तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि 1914 से 1918 तक तो युद्ध चला, तो 1911 से 1919 तक ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एयर नेविगेशन। एक चीज अच्छी हुई थी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन हुई थी लोगों की, किस पर? एयर नेविगेशन, हवाई रास्ता, कि हवा में रास्ता कौन सा होगा, रूट कौन सा होगा, कौन कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, ताकि दो प्लेन टकरा ना जाए। इस पर एक अच्छी खासी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे, कन्वेंशन हुई, विच वॉज हेल्ड इन 1919, जो कि 1919 में हुई थी। अ प्रपोजल वॉज mooted to start air service between Delhi and London and between Cairo and Karachi but could not be operated। वहाँ पे एक लोगों के सामने प्रपोजल रखा गया था कि भाई हम लोग दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट चालू करते हैं और कायरो से कराची के बीच में चालू करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि तब तो कराची हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो ये उस वक्त चालू नहीं हो पाया। इन 1920 द इंडियन एयर बोर्ड वॉज फॉर्म। 1920, अब देख लीजिए, हम लोगों ने देखा कि 18 फरवरी 1911 में पहली फ्लाइट चली, और 1920 में पहली इंडियन एयर बोर्ड वॉज फॉर्म। भारतीय वायु जो बोर्ड है, जो इन लोगों का जो संस्था है, जो भारतीय वायु संस्था जो है, उसका निर्माण किया गया 1920 में। ठीक है, अब आपको याद रखना हो तो आप याद रखिए कि हॉरर मूवी आई थी 1920, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते, वो हॉरर मूवी थी, उसमें भूत उड़ता था, बिल्कुल इस हिसाब से जो पहला जो एयर बोर्ड है इंडिया का, वो 1920 में हुआ, इस हिसाब से याद रह जाएगा आपको। विच सबमिटेड द रिकमेंडेशन एंटाइटल्ड द पास्ट हिस्ट्री एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया, जिसमें कि रिकमेंडेशन किया गया था पास्ट हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री भारतीय हवाई उड़ान की थी, और फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन, के आने वाले समय में हम इसको कैसे डेवलप करें, उसके बारे में रिकमेंड किया गया था। इन 1926, 1926 में, एंड द रिकमेंडेशन गॉट अप्रूव इन 1927। ये रिकमेंडेशन हुई थी 1926 में, और इसे पास किया गया था 1927 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि हुई थी 1939 से 1945, यानी दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला था। क्राइसिस मैसिवली अफेक्टेड एयर ट्रांसपोर्ट, इसने हम जो पूरे विश्व के जो विश्व का जो हवाई यातायात है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था इसने, और खासकर भारत को, ऑपरेशंस इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था उसने। ऑन 1 जनवरी 1946, यानी याद कैसे रहेगा, 47 में हमको आज़ादी मिली, यानी बिल्कुल ठीक उसके एक साल पहले 46, तो 1 जनवरी, पहली साल का पहला दिन, 1 जनवरी 1946। 1 जनवरी 1946 को सिविल एविएशन ऑपरेशन वाज रीस्टार्टेड। जो सिविल एविएशन ऑपरेशन जो था हम लोगों का, कि हम लोगों की जो हवाई उड़ान का जो ऑपरेशन चालू था, जो इसको तैयार करना, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो बिल्कुल 1 जनवरी 1946 को दोबारा रीस्टार्ट हुआ टू इट्स कमर्शियल स्टेटस इन इंडिया। कैसे कि वाणिज्यिक रूप, वाणिज्य जो होता है, व्यावसायिक रूप जो उसका हो गया, उसके हिसाब से, यानी अब पैसे को, अब वहाँ पे पैसा देखा जाने लगा, इसको पैसा कमाने का रूप कैसे दिया जा सके इसको। द जियो स्पेशियल सिचुएशन ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 डिक्लेयर्ड द एयर ऑपरेशन। अब क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए 1947 में, तो अब जियो स्पेशियल सिचुएशन आ गई कि जगह विभाजित हुआ, भाग हो गए दो। तो पार्टीशन ने क्या किया, जो डीरेल द एयर ऑपरेशन, जो एयर ऑपरेशन जो था, जो कि सिर्फ इंडिया से जाने वाला था, अब दो देश हो गए, तो उसने पूरा इसको हिला के रख दिया, इसको पूरा रूट से हटा के रख दिया, बिल्कुल गिरा दिया नीचे। मतलब अब क्या हो कि ये मेरा, वो तेरा, वो तेरा, ये मेरा, ये चालू हो गया, जिसने इसको हिला दिया पूरा। कराची वॉज द वेस्टर्न एंट्री वे
of undivided India to the world and it suddenly became the capital of newly formed country. कराची जो था जब हिंदुस्तान का हिस्सा था तो वो वेस्टर्न एंटरवे यानी पश्चिम दिशा से जो भी दूसरे देशों के फ्लाइट आते थे वो कराची एयरपोर्ट पे उतरते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान की राजधानी बन चुका था, तो अब किसी भी तरह वो संभव नहीं था। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 8 एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज वर ऑपरेशन इन इंडिया। जब विभाजित हुआ जब देश का विभाजन हुआ 1947 में 8 एरोप्लेन कंपनियां उस वक्त कार्यरत थीं। 8 एरोप्लेन कंपनियां उस वक्त इंडिया में थी। नेमली अंबिका एयरवेज थी उस वक्त, हम लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना, मतलब मैंने तो नहीं सुना। इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, मिस्त्री एयरवेज, डेक्कन एयरवेज एंड टाटा एयरलाइंस, ये थी। हाउएवर द ओरिएंट एयरवेज मूव्ड इट्स बेस टू पाकिस्तान। इसमें से जो ओरिएंट एयरवेज जो थी उसने अपने बेस को पाकिस्तान में पूरी तरह ट्रांसफर कर लिया, वो पाकिस्तान चले गए, उनकी मर्जी थी हम पाकिस्तान में रहे। The rising cost of operation and other unfavorable factors had worsened the condition of all airlines in 1950. जो ऑपरेट करना, एक एयरलाइंस को ऑपरेट करना, एरोप्लेन को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा अब खर्चा आने लगा था, अब जो उसके प्राइस जो है वो बढ़ने लगा था। और अनफेवरेबल फैक्टर्स थे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ ऐसे कारण थे जो कि अब किसी के फेवर में नहीं आ रहे थे, किसी के मतलब पक्ष में या किसी के अच्छाई के लिए अब नहीं आ रहा था, वो बुराई की तरफ उनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखे जा रहे थे। वर्सन द कंडीशन फॉर ऑल एयरलाइंस ने 1952 में इसने सारे के सारे एयरलाइंस की हालत ख़राब कर दी, एक्सेप्ट अ कैलकाटा बेस्ड कंपनी। एक ही कलकत्ता की कंपनी थी, कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी, उसको छोड़ के बाकी सबकी हालत ख़राब हो गई 1952 में। इन मार्च 1953, सन 1953 मार्च का महीने में, इंडियन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन रिकमेंडेशन, हमारी जो भारतीय जो पार्लियामेंट है, हमारी जो भारत के जो राष्ट्रपति भवन का जो इसमें जो प्लानिंग कमीशन है, उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन किया गया वहाँ पे, अप्रूव द एयर कॉरपोरेशन एक्ट, इन्होंने एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट को अप्रूव कर दिया, यानी उसको मान्यता दे दी। विच मेड ड्रास्टिक चेंजेस इन द एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन इंडिया फॉर एवर, जिसने उस 1953 के उस एक डिसीजन ने मार्च में पूरे भारतवर्ष में जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको बहुत ही भयानक तरीके से मोड़ के रख दिया। उसका रुख जो कि बिल्कुल गिरने वाली थी, जो बर्बाद होने के रुख पर थी, मुख पर थी, उसको दोबारा से उसने एकदम बूस्ट कर दिया, उसको बिल्कुल ऊपर तक ले गया और आज भी वो जारी है। द एक्ट स्टेट्स दैट देयर शैल बी 2 कॉरपोरेशंस टू बी नोन एज इंडियन एयरलाइंस एंड इंडियन इंटरनेशनल। उस एक्ट के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से, उस नियम के हिसाब से 2 ही कॉरपोरेशंस रहेंगी, एक है इंडियन एयरलाइंस और दूसरी एयर इंडिया इंटरनेशनल। यानी एक जो इंडिया में अंतर जो है देशीय होगी और एक अंतरराष्ट्रीय होगी। द हाँ, दिस एक्शनलाइज्ड ऑल एयरलाइंस विच वर ऑपरेशन इन इंडिया। इसने क्या किया कि जितने भी जो एयर कंपनियां थी, एयर मतलब आपकी जो वायु कंपनियां थी, जो एरोप्लेन कंपनियां थी, इसने उनको एकदम से बूस्ट कर दिया। जो लोग बिल्कुल गिरने की कगार पे थे, खत्म होने की कगार पे थे। तो with some ups and downs the airline industry was gaining visibility and acceptance as a model luxury. With some ups and downs the airline industry was gaining visibility and acceptability as a mode of luxury travel. अब कुछ ऊंच और नीच जो भी जैसा भी चल रहा था एयर ट्रैवल इंडस्ट्री में, उसी के बीच में एयर इंडस्ट्री ने एक अपने आप को दृश्यमान किया। लोगों की नज़र अब एयर इंडस्ट्री पे पड़ने लगी दोबारा से और एक्सेप्ट करने लगे लोग उसे। एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया अपने ट्रैवल मोड पे एज ए लग्जरी ट्रैवल किया। मतलब हाईफाई जो एक होता है ना, हाईफाई लोग उसमें जाने लगे। ड्यूरिंग द 1980 इंडिया स्टार्टेड टू सफर एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल एयर कार्गो कैपेसिटी टू सप्लाई गुड्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब 1980 में
इंडिया में शॉर्टेज होने लगी, कमी होने लगी एयर कार्गो, यानी जो एरोप्लेन जिसमें सामान जाता है, जिन एरोप्लेन्स में, उनकी कमी महसूस होने लगी ताकि इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान इंडिया पहुंचा सके। द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वॉज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम। जो एक्सपोर्ट करने वाली जो इंडस्ट्री थी, जो आयात और निर्यात जो होता है, जो निर्यात जो करने वाली थी, वो निर्यात कंपनियों को, विदेशों में जो निर्यात होता था उसमें बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, उन कंपनियों को बड़ा लॉस होने लग गया। फिर उसमें विद वन टाइम डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड, इंडस्ट्री फेसिंग विद वन टाइम डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जो उनको भेजना था या जो फिनिश्ड गुड जो उनका तैयार हो चुका था उसको भेजने में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड द ओपन स्काई पॉलिसी इन अप्रैल 1990। अब भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन स्काई पॉलिसी 1990 में आई थी, ये आप लोग दिमाग में अपना रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। 1990 में ओपन स्काई पॉलिसी आई थी। ओपन स्काई पॉलिसी जो है, जिसे गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था, permits the air taxi operators to operate their flight schedules in India and have the freedom to decide their cargo and passenger fares। कि अब क्या था कि जो दूसरे एयरलाइंस हैं उन्हें ये क्षमता दे दी गई थी कि वो डिसाइड करें कि वो एक यात्री के लिए कितना पैसा लेंगे, एक यात्रा के लिए एक यात्री से कितने पैसा डिमांड करेंगे और कार्गो के लिए वो कितना पैसा लेंगे। तो ये अब हर कंपनी को ये छूट दे दी गई थी, वायु कंपनी को, आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। ये बहुत ओपन एयर्स इसको बोलते हैं। साल 1990 अप्रैल महीने में ये हुआ था। विद द अबॉलिशमेंट ऑफ द एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 ऑन March 1, 1994, the new act of air corporation was enacted in the parliament to permit new air taxi operators to provide air services to domestic passengers। अब with the abolishment of the Air Corporation Act 1953 on March 1, जो एयर कॉरपोरेशन एक्ट जो बना था, जैसे आपको मैंने बताया था कि दो ही कंपनियां होंगी जो पार्लियामेंट ने बोला था, क्या, एक एयर इंडिया और एक एयर इंटरनेशनल, जो क्या हमने पढ़ा था, एक एयर इंडिया होगा, एयर इंडिया इंटरनेशनल, और एक इंडियन एयरलाइंस। तो दो को छोड़ के और कोई ऑपरेट कर नहीं सकता। इसको पूरी तरह से March 1, 1994, यानी 1 मार्च की पहली तारीख 1994 को ये जो 1953 में नियम लागू हुआ था, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और नया जो एयर एक्ट आया, नया जो वायु जो कानून आया, उसके हिसाब से कि आप नए जो प्राइवेट जो लोग हैं, जो अपना एयरलाइंस चलाना चाहते हैं, वो लोग इसमें आ सकते हैं और डोमेस्टिक पैसेंजर को, यानी देश के अंदर लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक लेकर जा सकते हैं। दिस एक्ट हैज परमिटेड प्राइवेट ऑपरेटर्स टू फंक्शन देयर शेड्यूल्ड सर्विस इन इंडिया। इसने, मैंने जो बताया, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं, जो उनको क्या कर दिया, ये हेल्प कर दी कि वो अब अपनी फ्लाइट्स को देश के अंदर मूव कर सकते थे। Due to the rise in air travel demand, the Union Government of India in December 2004 permitted Indian scheduled carriers to function their scheduled services to international destinations। अब क्या हुआ, 2004 में इन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि आप भैया अब इंटरनेशनल जो हमारे देश के जो थे एयर ट्रेवल, उनको बोला अब आप विदेशों में भी अपने एयर ट्रेवल्स को चालू कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उसकी भी परमिशन आपको दे दी। लेकिन कुछ कंडीशंस रखे गए थे उनके लिए। कैसे कंडीशन? सच एज द ऑपरेटर शुड हैव ए मिनिमम फ्लीट साइज ऑफ 20 एयरक्राफ्ट, के उसके पास मिनिमम 20 एयरक्राफ्ट होने ही चाहिए जो ऑपरेटर अपने फ्लाइट्स को चलाएगा, एंड 5 years ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन, जिसने 5 साल तक कंटिन्यू अपने फ्लाइट्स को चलाया हो, वो उसको ही ये परमिशन दी जाएगी जो विदेश में अपने फ्लाइट्स ले जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा टेबल है। इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है, इवेंट्स हैं, बहुत लंबा टेबल है। अगर आप लोग एक बार थोड़ा देख लेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये घुस जाएगा कि कब कब कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई थी। 1912 दिसंबर से लेकर आपका 2021 तक का पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है।
आप लोग प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के नाम भी दिए गए हैं इसमें, जैसे कि अपना हो गया, जैसे उसमें लोगोज भी दिए गए हैं, उनके कमेंसमेंट कब से चालू हुआ ये दिया गया है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, IATA ICAO टाइप ऑफ सर्विस जो भी है, कि एयर इंडिया है, गो एयर है, इंडिगो है, स्पाइस जेट, विस्तारा, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना कंप्लीट करता हूँ। अगली क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आऊँगा, वो है रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म प्रमोशन। ये सवाल तो आता ही आता है। मैंने मैक्सिमम जो पिछले 5 साल के जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे, भाई साहब ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो मैं आप सबको कहूँगा कि अगली क्लास में जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आप भी सुनिएगा और मैं भी थोड़ा ध्यान से बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है। ये सवाल आता है, हो सकता है कि ये आ जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% टाइम देखा गया कि सवाल हर बार आता है, पिछले 5 सालों में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी पसंद आ रही है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों को पसंद आया। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप लोग अब मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं और क्लासेस लेके आऊँ। तो मुझे पता नहीं था, मैंने जब शुरू की थी क्लासेस ये वाली, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता रहूँगा, तो मेरा भी थोड़ा प्रिपरेशन कंप्लीट होता जाएगा, आप लोगों का भी होता जाएगा, शायद हेल्प हो जाए। तो ये मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है ही है, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। आप लोग कम से कम अगर मेरे इस डिस्कशन से अगर 1% भी किसी को फ़ायदा हो तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए और मेरे साथ डिस्कशन में शामिल होने के लिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलिए, मैं कोशिश करूँगा उन्हें पूरा करने की। और मैं एक बात बता दूँ, किसी ने कमेंट किया है मेरे इसमें वीडियो पे कि असाइनमेंट के बारे में शायद वो जानना चाहते हैं कि कैसे क्या है। तो मैंने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, तो जितनी जल्दी मैं असाइनमेंट कंप्लीट करूं मैं ज़रूर इस बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और एक टिप मैं अगले वीडियो में छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप, ये मेरा पढ़ाई का टिप है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए लागू हो। तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ अगर ये टिप आप लोगों के काम भी आ जाए, तो मैंने अपने साल को इस हिसाब से डिवाइड किया कि अगर दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है तो मैं अपनी पढ़ाई जो है, मेन जो बुक्स की पढ़ाई है, एक बार हर बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी है आपको, तो वो आप लोग कंप्लीट कर लें मेरे हिसाब से जून से जुलाई के अंदर। मतलब जुलाई तक आप अपने जो सातों BTS जो फर्स्ट ईयर जो है उसमें 7 सब्जेक्ट हैं, उन 7 सब्जेक्टों को कैसे भी करके एक बार भी मिनिमम हो तो आप पढ़ लें जून से जुलाई के अंदर। अब बचा क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। इन 4 महीनों में हम लोग कंटिन्यू रिवाइज करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा, मैं भी रिवाइज करूँगा, ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूँ और अक्टूबर में मुझे अपना असाइनमेंट जमा करना है, तो मैं जून के महीने में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगा और उस वक्त मैं बताता भी रहूँगा। और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि नोट्स चाहिए, तो मैं अब से ख्याल रखूँगा, अब से मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को नोट्स भी देने की। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरीवन। खुश रहिए, सभी के सभी अच्छे मार्क्स लेकर पास होइए। नमस्कार।